हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 9th मोशन का जो चैप्टर है उसको वन शॉट में कवर करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में करना है तो मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को डिटेल में भी डाल दिया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको आज कवर करते हैं एक ही शॉट के अंदर। चलिए तो चलिए स्टार्ट करें। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है मोशन, तो हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मोशन होता क्या है बेसिकली, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन सराउंडिंग्स के साथ और टाइम के साथ चेंज करता है तो उसे कहते हैं मोशन। जैसा कि हम जब कभी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, हम घर से निकलते हैं, फिर अपने पड़ोसी का घर क्रॉस करते हैं, फिर देन नेक्स्ट घर क्रॉस करते हैं, ऐसे करते करते अपनी गली, फिर अपना एरिया क्रॉस करते हैं। तो उसमें हमने क्या करा कि अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली अपने सराउंडिंग्स के साथ चेंज करी। और जब ये चीज कर रहे थे तो हमें ये चेंजिंग करने में कुछ टाइम भी लगा, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं मोशन। वहीं दूसरी तरफ है रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अपनी सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और साथ साथ टाइम के साथ भी चेंज नहीं करता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम रेस्ट। इनके दोनों के पीछे के जो कॉजेज होते हैं कि ये मोशन में क्यों है और ये रेस्ट पे क्यों है, तो दोनों के पीछे ये कॉजेज वही है, सेम जो हम आगे पढ़ेंगे फोर्स। तो इसके पीछे कॉजेज भी अनबैलेंस फोर्स है, इसके पीछे का जो कॉजेज है वो हो गया बैलेंस फोर्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम लॉज ऑफ मोशन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम मोशन को मेजर करने वाले क्वांटिटीज। तो मोशन को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं तो वो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ से जा रहा है, जिस पाथ से भी ट्रेवल कर रहा है और उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। क्लियर। मतलब जैसे कि मैंने एक केस लिया है कि एक पार्टी की बॉडी है, वो ए से चल के बी पे पहुंचती है, बी से सी से डी, डी से देन ए। तो इसका जो एक्चुअल पाथ है वो क्या रहेगा, तो डिस्टेंस का सिंबल होता है एस। तो एक्चुअल लेंथ क्या है इसके पाथ की, पहले गया वो ए बी पे, फिर बी से गया सी पर, सी से गया डी पर और डी से गया ए पर। तो ये एक्चुअल लेंथ हो गई इसकी, इसे कहेंगे हम डिस्टेंस। क्लियर। अगर वो ऐसे जाता, ठीक है, लाइक ये होता अगर 3 मीटर और ये 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाता हमारा 3 + 5 = 8 मीटर। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस जो एक्चुअल हम ट्रेवल करते हैं पाथ, उसकी लंबाई। एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो इसे यहाँ पे वो भी मेंशन कर देता हूँ मैं, नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। यानी डिस्टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो वह हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर मैं किसी को रास्ता बताऊंगा अपने घर का, तो मैं यहाँ से सिंपली बोलूंगा कि मेरा घर इस पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर है। हाँ, लाइक ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो 1 किलोमीटर, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताई। या कोई मुझसे पूछता है कि मेरे यहाँ से जनकपुरी कितना दूर है, ठीक है, वो भी जनकपुरी में मुझे पर्टिकुलर कोई ब्लॉक्स बताना पड़ेगा कि मेरे घर से जनकपुरी का कितना है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे यहाँ से जनकपुरी बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 1 किलोमीटर ये किस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं करी, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बता दिया, एक वैल्यू बता दिया 1 किलोमीटर, तो वो हो गया डिस्टेंस। और जहां मैग्नीट्यूड यूज किया जाता है उन क्वांटिटीज को कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये ऑलवेज कैसे होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी सारी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएंगी। ठीक है, अगर कंडीशन आता है कि जीरो, कभी कोई पूछ ले कि डिस्टेंस किस केस में जीरो होगा, तो डिस्टेंस सिर्फ एक ही केस में जीरो होता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है ओडोमीटर से। ओडोमीटर आप लोगों ने गाड़ी में देखा होगा, एक ऐसा मीटर होता है स्पीडोमीटर के जस्ट नीचे, जिसमें कुछ नंबर्स ऐसे करके लिखे होते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा जो व्हीकल है इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, उसे हम कहते हैं ओडोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से थोड़ा सा मिलता है लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब डिस्टेंस तो हो गया टोटल लेंथ, लेकिन ये टोटल लेंथ नहीं होती है, ये होता है अपना शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट मतलब कहीं जाने का जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जनरली जैसे कि आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, और जनरली ये बॉयज बहुत करते हैं जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो होता है क्या है
कि मान लेते हैं आपका पार्क की शेप कुछ ऐसी है और ये इसका ये ट्रैक है इस तरफ ऐसे जाने का, ठीक है, और पिच लगानी है यहाँ पे और एंट्री गेट है ये एंट्री गेट है। तो जनरली क्या होगा, डिस्टेंस में तो हो गया कि हम इसके ये ट्रैक पे चल के फिर यहाँ पहुंचेंगे, बट ऐसा करते नहीं हम लोग। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमने गेट यहाँ लिया, हमें पता है कि हमारे पीछे यहाँ है तो हम सीधा ऐसे निकल जाते हैं। ये जो हमने शॉर्टकट पाथ जो फॉलो किया है, ये शॉर्टकट मारा है अपनी पोजीशन पे पहुंचने के लिए, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस केस से समझेंगे, हम चलना स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे, तो अगर ये रास्ता फॉलो करें तो ये तो हो गया डिस्टेंस, बट ए और सी, इनिशियल पॉइंट हो गया ए और फाइनल पॉइंट हो गया सी, इसके पास जाने का तो शॉर्टकट रास्ता है वो हो गया ये, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस और उसके ऊपर एरो, एरो मीन्स वेक्टर। वेक्टर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा यहाँ पे, जिसके पास डायरेक्शन भी होगा, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी इट मींस अब मैं अपनी जो लोकेशन बताऊंगा यहाँ से, तो मैं कैसे बताऊंगा कि भाई मुझे यहाँ से लेफ्ट, पहले मुझे घर से स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट टर्न लेना, लेफ्ट टर्न लेते ही मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, अभी जो लोकेशन हमने बोली थी जनकपुरी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। अब ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर होती है, क्योंकि ये भी लेंथ है और लेंथ की यूनिट होती है अपने पास मीटर। अब ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं, फिर जीरो की बात करते हैं। ये मान लेते हैं ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट, इसके अगर राइट साइड हम जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, उसका अपोजिट साइड हम, ठीक है। जनरली अगर हम राइट साइड पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कंसीडर करते हैं। अब आता है जीरो का केस, तो जीरो कब होगा, जीरो होगा व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। इट मींस ये पार्टिकल ऐसे चल के ऐसे वापस आ गया, ए से बी से सी से डी और डी से ए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपना हो जाएगा जीरो, क्लियर है। चलिए अब इसमें डिफरेंस कर लेते हैं। जनरली एग्जाम में पूछा आता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स में डिफरेंस, तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट हमने ले लिए हैं, तो कम से कम 3 तो अपने को लर्न रखना है। फर्स्ट, इनकी डेफिनेशन हो जाएगी डिस्टेंस की, द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये हो गया। अगर उधर की बात करें, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा सबसे अच्छा है कि दोनों ये स्केलर होती है और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट का यूज नहीं करेंगे डिफरेंस में कभी भी, क्योंकि ऐसा यूनिट सेम है, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसके पास दोनों साइन आते हैं। अब डिस्टेंस जो होता है या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का, या हमेशा ज्यादा रहेगा। इक्वल हो सकता है स्ट्रेट लाइन के केस में, ठीक है। इट मींस अगर स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है ऐसे भी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ इक्वल हो गए। इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा। इक्वल तो रहेगा लेकिन हमेशा इक्वल के अलावा लेस देन रहेगा डिस्टेंस से, ठीक है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, उसके केसेस मैंने अभी पीछे आपको बता दिए। अब यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखिए ये रहा, मैंने यहाँ डिस्टेंस ले लिया, मान लेते हैं किलोमीटर में, ठीक है। तो पहला 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस हो गए। टाइम कैसा है, ये ले लिया मिनट में, तो ये पहला 5 किलोमीटर 30 मिनट, नेक्स्ट 5 किलोमीटर 30 मिनट,
उसके नेक्स्ट 35, 35, 30, यानी हर 5 किलोमीटर को हमने कवर करने में 30 मिनट लिए हैं, तो इस केस को कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। तो इस यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। और जनरली जो यूनिफॉर्म मोशन वाला केस है, हमारे दिल्ली जैसे जो शहर है, हमारी सिटी है, इसके अंदर अचीव करना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ये जो सिचुएशन हम अचीव ही नहीं कर पाते हैं। क्लियर। वहीं दूसरी तरफ है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मोशन, ये इजीली अचीव हो जाता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, दोनों चीज अनइक्वल हो सकती है, ठीक है, इक्वल नहीं होगा बस, उस सिचुएशन को कहते हैं हम वेरिएबल मोशन या नॉन यूनिफॉर्म, यानी दोनों का जो रेट है चेंज करने का वो बहुत अलग अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ले लिया, पहला 5 किलोमीटर 60 मिनट में, फिर 10 किलोमीटर 60 मिनट में, 8 किलोमीटर 60, 6 किलोमीटर 60, यानी पहले का 5 किलोमीटर को हमने 1 घंटा लिया, फिर 10 किलोमीटर हमने 1 घंटा लिया, फिर 8 किलोमीटर में 1 घंटा लग गया, और इतना ट्रैफिक मिला है कि 6 किलोमीटर में 1 घंटा लग गया। तो ये केस हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मोशन। अब इसकी ग्राफ की बात करें तो वेरिएबल का ग्राफ हमेशा ये बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर। चलिए अब इस पे कर लेते हैं एक क्वेश्चन। A girl swim along the length of 80 meter in swimming pool and comes back in 105 seconds. Find her distance covered and displacement. सिंपल सा है, ये स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है, इसकी लेंथ होगी 80 मीटर, एक गर्ल यहाँ से स्विमिंग करना स्टार्ट करती है, ऐसे गई और फिर वापस आ गई, ठीक है। ये करने में उसको टोटल टाइम लगा 105 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो बात करते हैं हम डिस्टेंस की, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या हुआ, 80 मीटर उसको जाने में लगा और 80 मीटर उसको आने में लगा, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पे हमारा 160 मीटर, राइट। 80 मीटर ऐसे गया, फिर 80 मीटर ऐसे गई हो। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। यहां से चल के वो इधर गई, फिर यहां से वापस, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। रीजन बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस कैसे हो गए यहाँ पे, तो जहां से चली उसी पोजीशन पे वापस आ गई। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है अपने पास। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। An object is moving in a circle of radius r. Calculate the distance and displacement. First case, when it completes half the circle, when it completes one full circle. तो ये हो गया अपने पास सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस हो गया r। फर्स्ट केस, इसमें क्या कर रहा है, मान लेते पार्टिकल ऐसे चल के ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये हो गया इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस सेंटर हो गया, ठीक। कह रहा अगर ये हाफ सर्कल कवर करता है तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हाफ मतलब ये यहाँ से चल के ए से बी पे आ गया। तो बात करते हैं पहले डिस्टेंस की, यहाँ से यहाँ तक ये होता है इसका सरकमफेरेंस 2πr, हाफ के लिए यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ πr। फिर कह रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। अब ए से बी तक जाने का जो शॉर्टकट पाथ होता है, शॉर्टकट रास्ता है, वो है सीधा अगर ये चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सीधा जाने पे r, यहाँ से यहाँ तक, उससे आगे भी r, तो हो गया, तो 2r में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। क्लियर। वहीं जो सेकंड है इसका टाइप पार्ट, कह रहा है कि जब ये कंप्लीट करता है फुल सर्कल। चलिए बात करते हैं डिस्टेंस। फुल सर्कल ए से चला, राउंड आके ए पे आ गया, तो इसको कहते हैं इसका सरकमफेरेंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। ए से चल के वापस ए पर, फुल सर्कल तो तभी होगा, ए से स्टार्ट किया, घूमकर फिर ए पे आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पीड। स्पीड क्या होता है, बहुत बातें करते हैं कि वो बंदा जो है बाइक को इतनी स्पीड से चलाते हुए लेके गया, कल मैंने साइकिल इतनी स्पीड से भगाई,
तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है कि टाइम के साथ हम अपनी जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं वो कितनी जल्दी जल्दी या कितना स्लो कर रहे हैं, उसे कहते हैं स्पीड। कैसे चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, वो डिफाइन करती है स्पीड को। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अगर टाइम के साथ जल्दी जल्दी चेंज कर रही है तो स्पीड ज्यादा हो गई, धीरे धीरे चेंज कर रही है तो स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। सिंबल की बात करें तो स्पीड का सिंबल होता है v, डिस्टेंस का होता है s और टाइम का t, तो ये आ गया इसका सिंबल फॉर्मूला। ठीक है, सिंबलिक फॉर्म में। अब एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, इसकी होती है सेकंड, तो बन गए मीटर पर सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस खुद स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होने में या तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव। जीरो कब होगा? जब ये रेस्ट पे होगा। ठीक है, और पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। इसको मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से, मेजर्ड बाय। तो बाइक, स्कूटी, कार में आपने एक डिवाइस देखा होगा जिसमें ऐसे स्पीड लिखी होती है, यहाँ 0, 20, 40, 60 इस टाइप से 80, 100, तो उसे कहते हैं स्पीडोमीटर, जिसका काम होता है स्पीड को मेजर करना। ठीक है, ये तो बता दिया कि मैंने SI यूनिट मीटर पर सेकंड में होती है, बट कभी कभी आपको दे रखा होगा जैसे ऐसे दे देंगे कि 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसे हम मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उस केसेस में, क्योंकि हमें आंसर जो निकालना है वो निकालना पड़ेगा SI यूनिट्स में। तो इस केसेस में क्या करेंगे हम? ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन बता देता हूँ सिंपल सा। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1 आवर मीन्स 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 5 पर 3 पर, तो यहाँ से देखिए कन्वर्जन आ गया 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 385, 3 6 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। लाइक अपने को स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे? इसको 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 18 के टेबल में 3 पर 3 5 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो साथ साथ नोट भी करते रहना इसको। नेक्स्ट, स्पीड के टाइप्स। तो पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे यूनिफॉर्म मोशन था वैसे यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या जा रही है? देखिए ना, उसकी स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट्स में वो 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है हर 1 घंटे में, 5 घंटे बाद भी सेम। तो स्पीड कितनी होगी इसकी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसके इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ वही बनेगा जो यूनिफॉर्म मोशन का बनता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहीं पे ये रहा। नेक्स्ट हो गया नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, जस्ट उसका अपोजिट, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यानी इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहा है, या डिस्टेंस अनइक्वल हो गया टाइम सेम है, या दोनों अनइक्वल हो गए, दोनों ही बहुत वेरी कर रहे हैं चीजें। ठीक है, कम या ज्यादा जैसे भी वेरिएशन आ रहा है, दोनों में वेरिएशन आ रहा है, तो उस केस को कहते हैं वेरिएबल स्पीड। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने लिया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग या हाइट से छोड़ा जाता है तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड यहाँ वो स्टार्टिंग में क्या होता है? रेस्ट पे होता है, फिर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ इसकी स्पीड फिर बदलेगी, है ना, यहाँ u1 u2, और कंडीशन क्या होगा कि जो नीचे वाली स्पीड होगी वो हमेशा ज्यादा रहेगी। इसलिए जब ऊपर से कोई चीज छोड़ते हैं नीचे वाला कैच करता है तो उसके हाथ पे लगती है, जब नीचे से ऊपर फेंकता है तो ऊपर वाला इजिली पकड़ सकता है क्योंकि स्पीड डिक्रीज होते होते 0। तो इस केस में क्या हो गया? स्पीड क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, इट्स स्पीड इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। तो ये हो गया, हमने ले लिया एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ये बन गया।
नेक्स्ट अपने पास एवरेज स्पीड। अब बेसिकली अपने को एवरेज स्पीड याद रखनी है तो ये लाइन याद रखनी पड़ेगी पहले ये कि जो एवरेज स्पीड जो है वो वेरिएबल स्पीड के केस में हम कंसीडर करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि हमने जर्नी करी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितना टाइम हमें लगा, और उस पूरे टाइम में हमारी स्पीड क्या रही होगी। अब एक स्पीड से तो हम इतनी जर्नी में जब भी हम बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो एक स्पीड से तो कभी जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि बहुत सिचुएशंस आती हैं बीच में, ट्रैफिक आता है, ब्रेकर्स आते हैं, फिर बीच में बहुत सारी और भी कंडीशंस हो सकती हैं, कोई एनिमल आ गया सामने, तो ऐसी सिचुएशन में से स्पीड बार बार वेरी करती है हमारी। तो इस केस में पूरी जर्नी का जब हम स्पीड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम उसकी एवरेज स्पीड कंसीडर करते हैं। तो उसके सिंपल सा होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है और टोटल टाइम कितना लिया है उस ऑब्जेक्ट ने, उसे कहेंगे हम एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? अब इट मींस S1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है T1 टाइम में और S2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है T2 टाइम में, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2। सिंपल सा। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी अपने पास कि S1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है V1 स्पीड से और S2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है V2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकलनी है। अब एवरेज स्पीड की क्वेश्चन होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो निकल जाएगा, टाइम की बात करेंगे तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से निकल जाएगा टाइम, तो S1 अपॉन में V1 सिमिलरली T2 इक्वल्स टू आ गया S2 अपॉन में V2। ठीक है, तो यहाँ से अगर V एवरेज निकालूं मैं तो टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 अपॉन में ये क्या गया T1 प्लस, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे T1 और T2 की, क्या जाएगा S1 अपॉन में V1 अपॉन में S2 अपॉन में V2। तो ऐसे कर सकते हैं इस केसेस में। और एक और सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे लूँ तो क्या होगा कि S डिस्टेंस जो है वो V1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और आगे का S भी, इनमें डिस्टेंस कैसा हो गया इक्वल डिस्टेंस जो है अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो फिर से वही टाइम निकालेंगे, टाइम इक्वल्स टू S अपॉन में V1 इस वाले कॉन्सेप्ट से, T2 इक्वल्स टू S अपॉन में V2, एवरेज स्पीड क्या हो गया S प्लस S अपॉन में T1 प्लस T2, यह आ गया 2S, यह आ गया S अपॉन में V1 और S अपॉन में V2। 2S S कॉमन ले लिया, 1 बाय V1 प्लस 1 बाय S से S कैंसिल, तो V1 V2, यहाँ गया V2 और यहाँ गया V1, ये ऊपर चला गया, तो V एवरेज सिंपल सा कितना आ गया 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं अगर डिस्टेंस इक्वल हो। डायरेक्ट अगर अपने को याद है, नहीं याद है तो सिंपल अपने पास फंडा है ही, अपने पास ये कॉन्सेप्ट तो है ही। ठीक है, अगर केसेस याद है ठीक है, नहीं है तो हम डायरेक्ट अपना बेसिक पे चलेंगे, जो हमारा बेसिक इसकी स्टेटमेंट बोलती है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी? अब देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड विद डायरेक्शन को हम कहते हैं वेलोसिटी। जब स्पीड के पास डायरेक्शन आ जाए तो वो बन जाता है वेलोसिटी। और स्पीड अगर डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम है तो डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी स्टेटमेंट हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, ये तो हो गया इसका वर्ड्स में। सिंबल की बात करें तो स्पीड का फॉर्म सिंबल होता है v, तो वेलोसिटी का हो जाएगा v, उसके ऊपर एरो वेक्टर, ऐसी डिस्प्लेसमेंट का एस वेक्टर हो गया, और सेम फॉर्मूला है बस वेक्टर से लग जाएंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की मैंने अभी बताया ये होता है स्पीड विद डायरेक्शन, और जहां डायरेक्शन की बात आ गई तो वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी सिचुएशंस पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन जीरो, तो वेलोसिटी भी
0। ठीक है, अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। चलिए अब वेलोसिटी के टाइप्स। ठीक है, क्या कह रहा है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम पीरियड में, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। अब इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लिया मैंने कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट ट्रैक पर, स्ट्रेट मतलब इसलिए लिया कि डायरेक्शन 50 किलोमीटर हर घंटे में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस केस को कहेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया ये। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। बिल्कुल उसके अपोजिट, जैसे स्पीड था वैसे सेम। जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है या उसका अपोजिट, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जांपल पे लेंगे, जब एक कार क्या कहता है किसी कर्व पर किसी कांस्टेंट स्पीड से टर्न लेता है, ये मानते हैं ये कार है, ये स्ट्रेट जाते जाते इसने क्या करा, किसी कर्व पे ऐसे कांस्टेंट स्पीड से टर्न ले रही है, तो अब क्या होगा, इसकी स्पीड तो मान लेते हैं कांस्टेंट है ना, बट इसकी डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होनी, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगा। ठीक है, अब इसको बार बार बॉडी को क्या करना पड़ रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। तो चेंज करनी पड़ रही है मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस चेंज आ रहा है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। उसका ग्राफ वही जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनता है। अब नेक्स्ट है कि वेलोसिटी के चेंज होने के पीछे के क्या क्या रीजंस होते हैं, कैसे कैसे हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। उसमें से एक तो मैंने अभी बताया था जस्ट पीछे कि डायरेक्शन चेंज करके। दो ही चीज होती है ना वेलोसिटी के पास, स्पीड डायरेक्शन, है ना, स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी। या तो उसकी स्पीड चेंज कर दो या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों ही चेंज कर सकते हैं इसकी, दोनों के दोनों चेंज कर दिया तो भी वेलोसिटी चेंज। क्योंकि वेलोसिटी होता क्या है, स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन बन गया वेलोसिटी। उसमें से किसी भी एक को चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, और दोनों ही चेंज कर रहे हैं तब तो चेंज होनी ही होनी है अपनी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को चेंजेस करने के ये तीन तरीके होते हैं। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। तो सेम एवरेज वेलोसिटी वैसे ही होता है जैसे कि अपना एवरेज स्पीड होता है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो वेरिएबल स्पीड से, उस केस में ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट भी वही होती है डेफिनेशन, तो वो था टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी बन गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम बन गया अपना एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब कभी कभी केस क्या आ जाता है अपने पास, एक केस जैसे ये है कि वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से मतलब कि यहाँ पे u है, फिर यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है उनमें सेम चेंज है, यहाँ पे जाते जाते वो v हो गया। अब यूनिफॉर्म रेट से जब चेंज हो रही है तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें हम अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब स्टार्टिंग की वेलोसिटी देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी देखेंगे, जिस भी पॉइंट के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, उन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे। अब मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो दो हैं बस, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, तो ये किसका हो जाता है, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, तो बन गया ये इसका फॉर्मूला। क्लियर, अब आता है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। क्लियर, स्पीड और वेलोसिटी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अब स्पीड होता है अपना डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, हमने पीछे पढ़ा है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आता है एग्जाम में, वैसे स्पीड वेलोसिटी का भी आता है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आ ही जाता है। ठीक है, दूसरा ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। थर्ड कि स्पीड कभी भी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है,
ना नेगेटिव होगी, सिर्फ क्या रहेगी, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। अगर बॉडी मोशन में है तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। जबकि मूविंग बॉडी के लिए स्पीड वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। जब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। पॉजिटिव, कोई भी साइड, एक साइड पॉजिटिव होगी, दूसरी उसका अपोजिट वाली साइड हमेशा नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये इसके 3 डिफरेंस हो गए। 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता है जनरली। अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास, अ कार कवर्स फर्स्ट 50 किलोमीटर ऑफ जर्नी इन 45 मिनट्स, नेक्स्ट 50 किलोमीटर इन हाफ एन आवर एंड द नेक्स्ट 50 किलोमीटर इन 1 आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या कह रहा है, एक कार है, पहला 50 किलोमीटर वो 45 मिनट्स में कवर कर रहा है। अब मिनट बोल रहे हैं तो हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। 45/60, 15 की टेबल पे 3 पे और ये जाएगा 4 पे, तो ये आ गया 3/4 आर T1, ठीक है। नेक्स्ट 50 किलोमीटर यानी S2, उसको टाइम लग रहा है हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट। अब इसको भी करेंगे हम आर में कन्वर्ट, तो 60 से डिवाइड, आ गया 1/2 आर। उसके बाद नेक्स्ट 50 किलोमीटर, इसमें टाइम लग रहा है 1 आवर। ये तो सिंपल है, आर में दे रखा है। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो इस जर्नी के लिए। चलिए, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस S1 S2 S3, टोटल टाइम T1 T2 T3, तो ये हो गया 50 प्लस 50 प्लस 50, 3/4 1/2 1, ऊपर आ गया 150, ऐसे में आ गया 4, तो ये आ गया 3 2 4, 154 ऊपर चला गया, 25 और ये 9, ठीक है। अब 3 की टेबल में जाता है 50 पर और जाता है 3 पर, डिवाइड कर देंगे इसको या डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 200/3, तो ये जा रहा है 3 की टेबल में 6 पे 18, फिर 20 बचेगा, फिर 6 पे 18.666, तो दैट इज 66 पॉइंट, हम इसको कर देंगे 67 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी इस केस में, क्लियर। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने को बोला था, तो ये आ गई अपनी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ये वैसे केस आगे हमने केस सेकंड लिया था तो एवरेज स्पीड करा था। भी कह रहा है कि कार जो है वो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, उसकी एवरेज स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। वहीं फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस इक्वल है, अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए अपने को टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, और टाइम निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आ गया S1 अपॉन में V1, ठीक है, क्लियर। ऐसे T2 आ गया S2 अपॉन में V2। अब V एवरेज बोल रहा है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 30 प्लस 30, टोटल टाइम हो गया S1 अपॉन में V1 और S2 अपॉन में V2। वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर आ गया 60, ठीक है। यहाँ आ गया 30 अपॉन में V1 है अपने पास 40 और 30 अपॉन में V2 है अपने पास 20। चलिए 60 30 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, 1/40 प्लस 1/2 बचा, एलसीएम ले लेंगे
40 एलसीएम आ गया तो यहाँ गया 1 और यहाँ गया 2, पर जाके मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 40 बाय में 3, तो ये आ गया 80 बाय में 3, 3 के टेबल में 2 पे जाएगा 6, 20, 6 पे जाएगा 20, फिर 6, 6, तो आ गया 26.67 और वैल्यू इसकी किलोमीटर में, तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर। तो इतनी इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी इस केस में। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है तो आप लोगों ने स्कूटी या बाइक तो देखी होगी। ठीक है, अभी स्कूटी और बाइक के बारे में पता होगा। उसके राइट हैंड पे एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं, है ना, चलाते हुए तो देखा होगा, नहीं भी आती होगी तो ऐसे ऐसे। अब वो क्या करता है, जब उसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं ऊपर की तरफ, तो जो वो स्कूटी या बाइक है वो बहुत तेजी से भागने जाती है। जब उसको नीचे करते हैं तो धीरे धीरे स्लो डाउन है। तो क्या कर रही है वो, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस कर रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। इट मींस वेलोसिटी में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से, और उस चेंजेस के में आने में क्या लगता है, थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है ना। स्टार्टिंग से मतलब 0 से 40, 40 से 80 पे जाने पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड जरूर लगता है, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, और उस मैकेनिज्म को कहते हैं हम एक्सेलरेटर। ठीक है, एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। इट मींस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। अब चेंज कैसे होगी, वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक फाइनल। तो फाइनल में से इनिशियल जब माइनस करेंगे पता चल जाएगा कि हमारी वेलोसिटी में इतना इंक्रीमेंट या इतना डिक्रीमेंट आया है, इतना इंक्रीज करिए वेलोसिटी या डिक्रीज करिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u, टाइम का t। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पर। वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए अब कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कि जब वेलोसिटी क्या है बॉडी की इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, यानी इनिशियली वेलोसिटी कम है, फिर हमने एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अब देखिए एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हो गया v माइनस यू बाय टी। अगर ये वेलोसिटी इससे ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 10 माइनस 5, टाइम को कुछ भी ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है 5, पॉजिटिव का 5, 5 बाय 5 1, तो इस केस में एक्सेलरेशन आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? वहीं अगर दूसरा केस में है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, मतलब यही फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए v माइनस यू बाई टी। अब ये 5 कर दिया हमने और ये कर दिया 10, ये तो अपना सेम फिक्स है, तो ये आ गया माइनस 5 बाई 5, तो आंसर आ गया माइनस का 1। तो इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट रिटार्डेशन वर्ड यूज कर लेता है। ठीक है, अब आता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, साथ साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर रही है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया u और v इक्वल। इट मींस ये भी 10, ये भी 10, ये जो 5 था ये अपना, ये आ गया 10 माइनस 10 0, तो इस केस को कहते हैं हम जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी की ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। ठीक है, नेगेटिव जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, जीरो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, यानी जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो हो गया आपका जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के टाइप्स। तो पहला होता है अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रेट से यानी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है और उसको चेंज करने में टाइम भी इक्वली लग रहा हो, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जांपल समझाता हूं। देखिए जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी 0, टाइम इंक्रीज होकर 5 सेकंड, तो उस ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी
अचीव कर ली 30, तो इन दोनों के बीच का चेंजेस कितना आया 30 माइनस 0 30, ठीक है ठीक है। और यहाँ टाइम का अगर देखें तो 5 माइनस 0 5, क्लियर। उसके बाद 30 से 60 वेलोसिटी आने में 5 to 10 सेकंड लगा। अब टाइम में कितना चेंज हुआ है 10 माइनस 5 तो 5 सेकंड, 60 माइनस 30 अगेन 30, ठीक है। फिर 10 से वो 15 पे पहुंच गया टाइम, तो स्पीड सॉरी वेलोसिटी पहुंच गई हमारी 60 से 90, अगेन चेंज कितना आया 90 माइनस 60 30, 15 माइनस 10 5। ये देखिए हर बार जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट में आ रहा है और टाइम भी इक्वल। तो जब वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में चेंज आया और इक्वल टाइम में, तो उस केस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और उसका ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बनेगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन, जस्ट उसका उल्टा। क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो देखिए 0 से 30 टाइम 0 वेलोसिटी 0, टाइम 5 सेकंड हो गया तो चेंजेस आ गया इसमें 5 माइनस 0 5, यहाँ आ गया 30 माइनस 0 30, चलिए। फिर 5 से 10 अगेन 5, लेकिन स्पीड जो वेलोसिटी है वो 30 से 50 पे पहुंच गई, तो चेंजेस कितना आ गया 50 माइनस 30 20। यहाँ से फिर टाइम, फिर अगेन 10 to 15 टाइम, तो हमने इक्वल का केस ले लिया, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि जब चेंज हो रहा है अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और 50 से 60 वेलोसिटी पहुंची तो 60 माइनस 50 आ गया अपने पास 10। अब देखिए तो वेलोसिटी चेंज हो रही है अलग अलग अमाउंट, पहले 30 5 सेकंड में, फिर 20 5 सेकंड में, फिर 10 5 सेकंड में, तो इस केस को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन, और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही होगा जो जनरली अभी तक हम वेरिएबल कंडीशंस का लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आता है यहाँ पे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं हम एक्सीलरेशन पे, या भी आगे जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे तो उनपे बेसिकली हमें दो चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि किस केस में हमें u को 0 लेना है और किस केस में हमें v को 0 लेना है। इनिशियल वेलोसिटी कब 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी कब 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी के दो केसेस पहले हम पढ़ लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से, ये याद रखना, रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा तो u 0, रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा मींस जैसे कि क्वेश्चन बोलता है कि एक बस जो है वो बस स्टैंड से चलना स्टार्ट करती है, तो बस स्टैंड पे क्या होता है बस रुकी हुई होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है इनिशियल वेलोसिटी 0। कुछ केसेस में डायरेक्ट बोल देगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, अब रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। दूसरा केस हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे की तरफ गिरता है, इट मींस फ्री फॉल वाला जो केस होता है। एक ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे छोड़ेंगे, अब यहाँ पे छोड़ रहे हैं, फेंक नहीं रहे, ऐसे छोड़ेंगे, छोड़ने पे क्या होगा यहाँ पे वो रेस्ट पर है, जैसे ही छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सीलरेशन अपने को लेना है पॉजिटिव, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, जिस डायरेक्शन में वो गिर रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब आता है दूसरा केस कि हमें फाइनल वेलोसिटी कब 0 लेना है, इट मींस v कब 0 होगा। एक तो जब ऑब्जेक्ट चलते चलते रेस्ट पे आ जाए, ऑब्जेक्ट मोशन में था फिर एकदम से रेस्ट पे आ गया, अब रेस्ट पे आने के पीछे रीजन क्या होता है, ब्रेक, जनरली ब्रेक वाला, वहां पे क्या होगा कॉन्सेप्ट दे रखा होगा कि ब्रेक लगाया और जो भी व्हीकल है वो रुक गया। अगर ब्रेक नहीं बोला तो सिंपल बोल देगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी चल रहा था फिर कुछ टाइम बाद इतने टाइम में वो रेस्ट पे आ गया, अगर रेस्ट पे आ गया तो v 0, पहला केस। और दूसरा केस होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट जब वो अचीव कर लेता है उसके बाद वो वापस आता है, तो जहां से वो वापस आता है वहां पे वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0 और एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। इस केस में एक्सेलरेशन लेना है अपने को नेगेटिव। तो यहाँ पे दो चीजें अपने को क्लियर होगी कि u कब 0 होना है, v कब 0 होना है, और एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव लेना और कब नेगेटिव। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कहते हैं थोड़ा सा और क्लियर होगा। कह रहा है एक स्कूटर है, वो स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। कह रहा है कि स्कूटर जो है स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। स्टार्ट होने के बाद होता है u इक्वल्स टू 0, टाइम लिया उसने 10 सेकंड
उसकी जो वेलोसिटी हो गई है वो कितनी हो गई है 36 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं तो उसका क्या होता है अपने पास 5/18 से मल्टीप्लाई 18 की टेबल में 2 पे 2 5 से ये आ गया अपने पास 10 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालिए। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी। ठीक है, v आया था अपने पास 10, u 0 और टाइम भी दे रखा है 10। ये आ गया 10/10 तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। तो ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि u कब 0 लेना है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कि आफ्टर द स्टार्ट, यहाँ क्लियर कर दिया स्टार्ट होने के बाद। तो स्टार्टिंग में मतलब वो रेस्ट पे रहा होगा। ठीक है, आप कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ देखिए इजिली क्लियर कर दिया कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, इस बार एक्सेलरेशन हमें दे दिया है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स। तो टाइम दे दिया 5 मिनट, 5 मिनट बोले तो 5 into 60 तो 300 सेकेंड्स। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड इन दिस टाइम। तो इस टाइम पीरियड में उसने कितनी स्पीड एक्वायर करी है। अब कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा हमने v माइनस यू बाय टी। ठीक है, a की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.2, v फाइंड आउट करना है, u दे रखा है 0, टाइम दे रखा है 300, ये इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो v इक्वल्स टू 0.2 इंटू 300, u तो 0 तक खत्म तो पॉइंट हटाएंगे, ये लगा 10, ये आ गया ये 2 into 60, तो स्पीड कितनी आ गई 60 मीटर। तो उसकी जो स्पीड वेलोसिटी जो आ जाएगी कितनी 5 मिनट बाद, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रही है ट्रेन तो 5 मिनट के अंदर वो 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन है कि अ बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप इन 8 सेकंड्स। देखिए यहाँ पे इस ब्रेक वाला भी केस आ गया कि एक बस जो है इनिशियली वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे दिया 54, सॉरी इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/3, 3 5 जा तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने पे वो स्टॉप हो जाती है, साफ साफ दे रखा है तो v इक्वल्स टू 0, टाइम लग रहा है ये करने में 8 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब v कितना है 0, u आ गया अपने पास 15, टाइम आ गया 8 तो माइनस 15/8। ठीक है, 8 आ गया, डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, 7 बचेगा 7 0, 8 7 जा 56। ठीक है, और 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64, 6 0, 8 7 जा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा तो वैल्यू आ गई -1.88 ले लेते हैं इसको, आगे भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहते हैं हम रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ हमें जो ऑब्जेक्ट जो है साफ साफ पता चल रहा है कि अगर वेलोसिटी क्या कर रहा है रुकी है ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो ट्रेन जो है वो 8 सेकंड में अगर रुक रहा है तो इट मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो रिटार्ड हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, और इस केस को हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन। नेक्स्ट अब आते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उसमें पहले हम, अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो दो टाइप के ग्राफ्स हैं हमारे पास, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पहले कर लेते हैं। तो पहला कैसा है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करेंगे, एक एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे, दूसरे एक्सिस पे टाइम। ठीक है, अब रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, यही पढ़ा है ना हमने रेस्ट में। टाइम भले ही चेंज होगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो उसके लिए ये ग्राफ रहेगा पैरेलल टू टाइम, क्योंकि पोजीशन देखिए इनिशियल भी यहाँ है, उसके बाद फिर से सामने, फिर सामने सामने, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा लेकिन टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया पोजीशन टाइम। दूसरा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वो ग्राफ में पहले भी पीछे बता चुका हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो उसका जाता है ये स्ट्रेट लाइन। और वहीं अगर वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन, कभी बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, चलो हमने पर एक्सेलरेटेड मोशन हो
तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो उस केस में ग्राफ बनेगा ये भी हम पीछे कर चुके हैं, बस बाकी अब क्या करें, इसको एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं। अब है अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किस चीज का है, एक एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे, दूसरे एक्सिस पे टाइम। फर्स्ट हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी जो है टाइम के साथ वो सेम होना चाहिए। तो कब होगा कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से था, फिर इससे, अब दोनों का चेंज क्या आएगा, सेम, फिर इससे फिर चेंज क्या आएगा, सेम, फिर चेंज क्या आएगा, सेम, ऐसे करते करते सेम टाइम चेंज कर रहा है इक्वल अमाउंट में, तो ये हो गया अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो हम ऑलरेडी अभी पीछे बना चुके हैं। वेलोसिटी टाइम का स्ट्रेट लाइन होगा v और t के बीच में। वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी पीछे हम कंसीडर कर चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होगा वो ऐसे कर्व जाएगा, राइट। अब आता है रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन में क्या होता है, देखिए रिटार्डेशन में होता है कि u जो होता है और v, u ज्यादा होता है v, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन से कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, देखिए यार इनिशियली ऑब्जेक्ट, फिर धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी यहाँ पे पहुंची है, फिर यहाँ पहुंची है, देखिए फिर यहाँ पहुंची है, और फिर लास्ट में आ गया था 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है। अब आता है कि ग्राफ्स क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी चलो, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहले हम करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। ग्राफ समझने के लिए दो चीजें समझनी होती है। ग्राफ जो है बेसिकली, ग्राफ समझने के लिए हमें दो ऐसी क्वांटिटीज है जो समझ नहीं आनी चाहिए। एक होता है एरिया जो ग्राफ कवर करता है, दूसरा होता है स्लोप जो ग्राफ बनाता है। अब स्लोप होता है हमेशा झुकाव, जैसे घरों के बाहर हम डालते हैं जनरली बाइक और स्कूटर्स और कार निकालने के लिए जो ढलान होती है उसको कहते हैं स्लोप। तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, पहले ग्राफ बनाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक है। ये केस ले लिया यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। एक तरफ ले लिया टाइम और एक तरफ ले लिया डिस्टेंस। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमने कंसीडर कर लिया ग्राफ, ठीक है। ए पॉइंट पे इसने अपनी पोजीशन थी इसकी S1 और बी पे थी S2। टाइम लिया इसने ए पे T1 और इस पे T2, ठीक है। अब पोजीशन और टाइम का यूज करके हम एक ही चीज निकाल सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने, कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 और ये T2 माइनस T1। अब ध्यान से देखिए, S2 माइनस S1, A B C D E F, S2 माइनस S1 क्या हो गया, बात करो तो ये आ रहा है अपने पास G F या फिर B C, और T2 माइनस T1 ये आ रहा है D E या फिर आ रहा है C A। अब ध्यान से देखिए, ये जो BC जो है ये y एक्सिस है ना, ये GF और BC इक्वल है, इट मींस y एक्सिस। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या रहा है, ये आ गया y एक्सिस। और बात करें ये AD या DE और CA, ये है x एक्सिस। तो y एक्सिस और x एक्सिस का जो रेशियो था वो होता हमारा स्लोप, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम स्लोप। अब स्लोप क्या होता है तो उसको समझते हैं। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम स्लोप, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप झुकाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सेलरेशन को। क्लियर, चलिए अब हम इसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ऑब्जर्व करते हैं क्या मिलेगा हमें। तो नेक्स्ट हो गया अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है।
पोजीशन टाइम ग्राफ पे तो पता चल गया कि उसका स्लोप जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसको, सॉरी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा स्पीड, एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने यहाँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ स्पीड को। तो स्पीड ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड्स, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ लेंगे, ठीक है, ये ले लिया और इस पे भी सेम केस ले लिया, ये वाला। एक तरफ ले लिया हमने टाइम, ठीक है, और एक एक्सिस पे ले लिया हमने वेलोसिटी। फिर से इस पर 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे अब। एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट सेम, इसके कोरिस्पोंडिंग टाइम ये हो गया और इसका टाइम ये हो गया। क्या हुआ, इसने t1 टाइम में जो a से b पे स्पीड जाना है, यहाँ पे v1 स्पीड होगी और यहाँ पे होगी v2 वेलोसिटी पे b पॉइंट पे, और यहाँ पे टाइम दिया इसने t2। ये हो गया c, d, e, f और g। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम 2 चीजें निकाल सकते हैं, यानी वेलोसिटी और टाइम का यूज करके, या तो हम निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन या फिर हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो पहले हम निकालते हैं एक्सीलरेशन, जो कि होता है अपने पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस v1, और टाइम कितना हो गया t2 माइनस t1, राइट। v2 माइनस v1 की अगर वैल्यू देखें यहाँ पे, तो ये आ रही है gf, जो कि इक्वल आ रही है bc। यहाँ पे अगर देखें t2 माइनस t1 की वैल्यू आ रही है de, जो कि आ रही है ca। इट मीन्स अगेन ये भी किस किस का रेशियो हो गया, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, y एक्सिस और अपॉन में x एक्सिस, और इनका रेशियो क्या कहलाता है, तो स्लोप। तो एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, इसलिए मैंने वहां गलती से एक्सेलरेशन लिख दिया था। तो vt ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। यहाँ इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और उसके लिए अपने को जब भी स्लोप निकालना हो तो y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो कर देंगे। क्लियर। चलिए अब दूसरी चीज हम निकालते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए भी देखेंगे, तो पहले हम दूसरी क्वांटिटी क्या बताई थी ग्राफ के लिए, मैंने बताया था एरिया। तो एरिया ऑफ कौन सा, वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ। अब हमने एरिया के लिए देखते हैं, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए ए और बी, तो इसी के अंदर का ग्राफ लेना, और इसके अंदर हमारे पास 2 शेप बन रही है, एक ट्रायंगल और दूसरी रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ACDE। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया AC, हाइट हो गया BC, इसका होता है लेंथ A इंटू ब्रेथ D। ठीक, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 AC क्या हो गया T2 माइनस T1, और BC की बात करें तो V2 माइनस V1, ठीक है, प्लस AE की बात करें तो ओनली V1, क्योंकि ये कितना होगा ओरिजिन पे 0, और D हो गया T2 माइनस T1। ध्यान से देखिए, टाइम इंटू वेलोसिटी, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट, फिर से वेलोसिटी इंटू टाइम, ये भी। अब डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ही देगा। तो ये क्या था, एरिया है ना, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है अपने को, तो अपने को तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन। वहीं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली
वेलोसिटी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो तीन है अपने सिलेबस में, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है और वो जो तीनों है वो सीक्वेंस में है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, जो कि है v = u + at। वही दूसरी जो इक्वेशन है वो है पोजीशन टाइम इक्वेशन, s = ut + ½ at²। जहां हमें डिस्टेंस u निकालना हो, जहाँ पे u एक्सेलरेशन दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, तो वहां ये यूज करेंगे। जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम या u इनमें से कुछ कैलकुलेट करना हो और इनमें से कोई गिवन डेटा हो तो ये अप्लाई करेंगे। लास्ट होती है हमारी पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, जहां डिस्टेंस दे रखा हो बट टाइम गिवन नहीं है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा, तो वहां ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस होती हैं और इसमें u और v वैसे ही जीरो लेना जैसे मैंने पीछे बताया था कि u कब जीरो लेना और v कब जीरो लेना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के चारों तरफ, ठीक है, किसी सर्कल के चारों तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, ये वर्ड कट गया यहाँ पे, ये होगा इज चेंजिंग, वो एडजस्ट करते टाइम हो गया होगा। ठीक है, अब क्या है देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में ये जो ऑब्जेक्ट है वो v स्पीड से ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि स्पीड के पास तो डायरेक्शन होती नहीं है, ये हर पॉइंट पे वो v स्पीड से जाएगा, यहाँ भी अगर होगा तो वो v स्पीड से जाएगा। अब क्या हो रहा है, इसको सर्कल में आने के लिए बार बार अपनी स्पीड की डायरेक्शन ऐसे चेंज करनी पड़ेगी, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करनी पड़ रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है और चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन भी होता है। वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्पीड ऑफ द बॉडी कैसी है, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन जो है वो चेंजेस हो रही है, लगातार चेंज कर रही है कंटिन्यूअसली। और वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और चेंजिंग वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो इट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन के केस में जब स्पीड निकालनी होगी तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसे देखो, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब किसी भी सर्कल में जो डिस्टेंस होता है वो होता है उसका सर्कमफेरेंस, नीचे हो गया टाइम, और सर्कमफेरेंस होता है 2πr/t। तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल खत्म, इस पे भी एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन करिए। ठीक है, बोल रहा है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with the uniform acceleration of 0.2 meter per second square for 5 minutes, calculate speed acquired and the distance moved। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन जैसे पीछे था, कह रहा है कि एक बस जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, पहले तो u0 एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम ले रहा है ये 5 मिनट। ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हो गया पीछे जो हमने किया था, बस इसमें हमने एक चीज और एक्स्ट्रा निकालनी है, 300 सेकेंड। तो कितनी स्पीड एक्वायर कर रहा है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा, v = u + at। v निकालना है अपने को, u0 a 0.2, ये हो गया 300, पॉइंट हटाया 10, 0 से 0 गया, तो ये 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्वायर करेगा 5 मिनट में। फिर कह रहा है इसको डिस्टेंस कितना लगेगा। अब डिस्टेंस के लिए आप कोई भी लगा सकते हैं, v² - u² = 2as भी लगा सकते हैं या s = ut + ½ at²। तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ s = ut + ½ at², u0 टाइम 300, a 0.2 टाइम 300, स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया, पॉइंट हटाया 10, 10 से 1 0 गया, 2 से 2 खत्म, 3 3 जा 9, 1 2 3, तो 9000 मीटर, जिसका मतलब हो गया 9 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। अगर किलोमीटर में बताना है तो ये तो आंसर आ गया आपका, 9000 मीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है अ ट्रेन रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू halt in 2 minutes, calculate the retardation produced by the application of brakes, also calculate the distance the train travel before stopping। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर
की स्पीड से चल रही है इनिशियली, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं पहले हम, ऐसा 5/18। ठीक है, अब 18 के टेबल में ये 5 6 पे जाएगा, ये 6 5 जा 30, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कह रहा है कि 2 मिनट में 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट का मतलब होता है 2 × 60 सेकंड, इट मींस 120 सेकंड के अंदर वो इज ब्रॉट टू हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, बाकी और हाल्ट नहीं समझना है तो वहां पे भी दे रखा है आपको, ठीक है, बिफोर स्टॉपिंग। तो हाल्ट का मतलब होता है कि वो 2 मिनट के अंदर रुक जा रहा है, रुकने का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी 0। तो अपने को रिटार्डेशन इसमें निकालना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगा सकते हो, डायरेक्ट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी थी, a = v - u/t। v हो गया 0, u हो गया 30 और टाइम हो गया 120, तो ये आ गया -30 में 120, 0 से 0 1/4, 1/4 बोले तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर डिस्टेंस बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है रुकने से पहले। फिर से अगेन v² - u² 2as भी लगा सकते हैं और ut + ½ at² भी लगा सकते हैं, तो मर्जी अपनी है। तो ut + ½ at², अब u कितना है अपने पास, वो है 30, टाइम कितना दे रखा है 120 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन आ रहा है -1/4 ले लेते हैं इसको, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है अपने पास 120 × 120, चलिए ये हो गया 3600। अब 1 ये जाएगा 30 पर और ये जाएगा यहाँ पे 60 पर, ठीक है, बीच में आ गया -3 6 18 00, 3600 - 1800 तो ये आ गया 1800। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1800 मीटर, रुकने से पहले ये 1800 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया एक शॉर्ट के अंदर। तो इसको हमने बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पूरा रिवाइज कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं ऐसी वीडियो के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।